हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल लेकर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की क्लास में एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लाए हैं। याद रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बाबू ने कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न उठाए हैं, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और एक एक बात और भी याद रखिएगा बाबू, एसएससी जीडी 2025 के लिए जो भी इंतजार कर रहे थे परीक्षा के लिए, तो याद रखिएगा बाबू 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है परीक्षा, ठीक है। याद रखिएगा, 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है परीक्षा, तो जरूर आप लोग अति कीजिएगा, अभी से ही तैयारी में लग जाइए सभी लोग, ठीक है। एग्जाम डेट घोषित हो चुका है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अगर आता होगा तो जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बताएंगे हम, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, भारत का संविधान क्या करा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था बताइएगा। भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हमेशा याद रखना है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान जो था कब बनकर तैयार हुआ था, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो हमेशा रखना बाबू, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। याद रखना 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। लेकिन अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो हमेशा रखना 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। याद रखते हैं 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना गणतंत्र दिवस बाबू, ठीक है। गणतंत्र दिवस माना जाता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब माना जाता है, तो याद रखना 26 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस माना जाता है। और स्वतंत्र दिवस कब माना जाता है, तो हमेशा रखना 15 अगस्त को, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस माना जाता है, ठीक है। और भी एग्जाम में पूछा जाता है बाबू कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। एग्जाम में बहुत बार सवाल ही बनता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो हमेशा रखना 9 दिसंबर 1946। जो भी डेट लिखते हैं सब ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या होता है, प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और पूछा जाए संविधान सभा का पिता किसे माना जाता है, जो संविधान सभा है उनका पिता किसे माना जाता है, तो हमेशा याद रखना बाबू, संविधान सभा का पिता किसे माना जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। याद रखिएगा, इतना ही लिखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का पिता माना जाता है। और याद रखिएगा, इन्हें प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष माना जाता है बाबू, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है, तो हमेशा याद रखना बाबू, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही माना जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है और अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है, और अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है, तो हमेशा रखना बाबू, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे माना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो बाबू याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो हमेशा याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये सब पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा, इससे ऐसा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू ध्यान दीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताइएगा हड़प्पा जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, रावी नदी होगा कि सिंधु नदी होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमेशा रखना रावी नदी होगा, ठीक है। रवि नदी लिखा गया लेकिन रावी नदी होगा, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिए, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, क्या है, रावी नदी हो जाएगा, ठीक है। रावी नदी हो जाएगा, थोड़ा सॉरी रुक जाइएगा, रावी नदी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, ना कि हड़प्पा शहर का खोज कब हुआ था, तो हमेशा रखना 1921 ईस्वी में खोज हुआ था बाबू, किसके द्वारा किया गया था, तो हमेशा रखना दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। दयाराम साहनी द्वारा किया गया था इसका खोज, ठीक है। दयाराम साहनी द्वारा खोज किया गया था, आप लोग जानते होंगे, दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा। और पूछा जाए एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछता है कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे कौन
सा शहर स्थित है? तो हमेशा याद रखना बाबू सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो याद रखना, मोहनजोदड़ो जो कि प्रसिद्ध नाम है बाबू। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, याद रखिए किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो याद रखना 1922 ईस्वी में। ठीक है, हमेशा याद रखना बाबू 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। 1922 याद रखिएगा, लिखिएगा 1922। और किसके द्वारा किया गया था? आर डी बनर्जी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आर डी बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा आर डी बनर्जी द्वारा। ठीक है, बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सभी लोग बताइएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो हमेशा याद रखना मृतकों का टीला होता है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक है, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये सब एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, एसएससी जीडी के एग्जाम में ये सब सवाल पूछा गया। ठीक है, अगला क्या करा? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो पहला सवाल, पहला ऑप्शन पढ़िएगा, खाता धारक को रुपए यानी डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। क्या सही बात है, गलत बात है? पहले ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है कि बैंक से असंबंधित बैंक के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। ऑप्शन सी क्या करा है? पीएमजीडीवाई यानी पीएमजीडीवाई खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। ये गलत बात है बाबू, ये गलत बात है, ये सब सही बात है। ठीक है, ये सब सही बात है, लेकिन सी ऑप्शन क्या है? गलत बात है। ठीक है, गलत बात है। ठीक है, अगला क्या करा? पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 रुपये तक के क्या करा है? ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ, ये भी सही है, लेकिन क्या है बाबू कि इसमें क्या है? ऑप्शन सी क्या है? गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत हो गया। ठीक है, जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनको करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा और पॉइंट जान लीजिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब किया गया था? एग्जाम में बहुत बार सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब किया गया था? तो हमेशा याद रखना बाबू 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इस एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 15 अगस्त 2014 को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि शुरुआत पूछा जाए कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत कब हुआ था? तो हमेशा याद रखना बाबू, इसका शुरुआत हुआ था कब? याद रखना 23 अगस्त को। ठीक है, 28 अगस्त को। ठीक है, याद रखिए 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, 2014 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 28 अगस्त 2014 को इसका क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करा बाबू की लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब सवाल याद रखिएगा, ये सब सवाल याद रखना है बाबू, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, ये सब सवाल पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बताइएगा लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो हमेशा याद रखना अटलांटिक महासागर का हिस्सा है बाबू। ठीक है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो गया। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन है? तो याद रखिएगा बाबू अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बड़ा महासागर कौन है? तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा है? सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? जो अगला प्रश्न करा बाबू, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? बताइएगा प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, अटलांटिक महासागर में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाए बाबू ये प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो हमेशा रखना अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह बाबू याद रखना है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछा जाए एग्जाम बाबू इसका गहराई कितना है कि प्यूर्टो
रिको खाई की गहराई कितना है? तो हमेशा याद रखना 8,648 मीटर, ठीक है, 8,648 मीटर याद रखना बाबू, इसका क्या है गहराई टोटल है, ठीक है, याद रखना है। और पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन है, बताइएगा। सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन है? तो हमेशा याद रखना मेरियाना ग्रंथ बाबू, ठीक है, मेरियाना ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है। सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन है? तो याद रखना मेरियाना गर्त बाबू, ठीक है, मेरियाना गर्त हो जाएगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। एक जो कि कहाँ स्थित है? तो याद रखना प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, महासागर में स्थित है। लेकिन मेरियाना गर्त की गहराई कितना है? तो एग्जाम में पूछा जाए कि मेरियाना गर्त की गहराई कितना है, तो हमेशा याद रखना 11,034 मीटर, ठीक है, 11,034 मीटर इसका गहराई हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जो, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, ध्यान से पढ़ना है फिर जवाब दीजिएगा, हड़बड़ी में जवाब नहीं देना है, ठीक है, लूटना नहीं है। और याद रखिएगा जो भी वीडियो को लाइक नहीं, क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, ठीक है बाबू, गुरु दक्षिणा के रूप में जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, मुगल मुगल सामग्री नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद से में बनाया गया इतिमाद उद औला का मकबरा खालिस्तान बाबू स्थित है। कहाँ स्थित है बताइएगा सब लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में ये सब सवाल बनते हैं, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को जवाब देना है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा आगरा में हो जाएगा, ठीक है, आगरा में हो जाएगा, आगरा में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आगरा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में। यानी कि ताजमहल के बारे में बात किया जा रहा है बाबू, ठीक, याद रखिएगा ताजमहल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, ताजमहल के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, कोई हड़बड़ी में जवाब नहीं देना, ठीक है। अगला प्रश्न करा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? बताइएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बाबू, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। अगला क्या करा है, एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है। ऑप्शन सी क्या करा, एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है। ऑप्शन डी क्या करा, एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। बाबू याद रखिएगा ये दोनों गलत में आ रहा है, देख लीजिएगा। एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है, जी नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है, जी नहीं, ये भी गलत बाबू, ठीक है। लेकिन एक आओ अगला क्या करा, एक व्यक्ति जो पुनः विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है, जी गलत बात है। लेकिन क्या करा, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है, जी ये सही बात है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर एक बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत सवाल है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा, वीवीआई सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा, वीवीआई सवाल है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न बाबू, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा 1967 होगा कि 1980 होगा, 1934 होगा कि 1957 होगा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1980 बाबू, ठीक है। याद रखिएगा 1980 में हुआ था, ठीक है। बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 1980 में हो जाएगा, ठीक है। बीजेपी आ रहा बाबू, ठीक है। बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 1980 में, ठीक है, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी किस पार्टी से संबंधित रखते हैं? तो याद रखना बीजेपी से संबंधित रखते हैं, ठीक है, संबंध रखते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा बाबू, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है। पहले इससे सवाल देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थोड़ा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो हमेशा रखना महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। सवाल पर ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट जो देते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। याद रखिए कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, इसका शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुआ था बताइएगा। याद रखिए साबरमती से
साबरमती से शुरुआत हुआ था बाबू, साबरमती से इसका शुरुआत हुआ था इस आंदोलन का। और कहाँ तक चला गया था, कहाँ तक चला गया था, तो हमेशा रखना दांडी तक बाबू, ठीक, याद रखिएगा, दांडी तक चला गया था, ये याद रखना, दांडी तक चला गया था, ठीक है। और पूछा जाए शुरुआत कब हुआ था, यानी इसका शुरुआत कब हुआ था बाबू, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत क्या होगा, डेट क्या था, तो बताइएगा डेट क्या था, तो याद रखना 12 मार्च बाबू, ठीक है। 12 मार्च को शुरुआत हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च को शुरुआत हुआ था, 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था, ठीक है। लेकिन पूरा कब हुआ था, उनके पहुंचे कब, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 को क्या होते पहुंचे थे, ठीक, याद रखिएगा 1930 को क्या होते पहुंचे थे, याद रखिएगा, दांडी पहुंच गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और कितने अनुयायियों के साथ, जहां में बहुत बार सवाल बनता बाबू, कितने अनुयायियों के साथ ये सभी ने आंदोलन की, सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो रहा था, तो याद रखना 78 अनुयायियों के साथ बाबू, ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ हो गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू कि प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं, तो बताइएगा प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं, तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो पोलियो होगा कि मलेरिया होगा कि अक्षमा होगा कि आंत्र ज्वर होगा, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया रे बाबू, ठीक है, याद रखना मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू ये सब, तो चलिए बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मिट्टी की सबसे निचली परत खालिस्तान बाबू को कहा जाता है, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, बताइएगा, जनक सेल कहा जाता है कि नींव सेल कहा जाता है कि तल सेल कहा जाता है कि आधार सेल कहा जाता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग को जवाब देना है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिए तल सेल कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि मिट्टी की निचली परत को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है मिट्टी की निचली परत को क्या कहा जाता है, तो हमेशा रखना तल सेल कहा जाता है, ठीक है, तल सेल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो अगला प्रश्न क्या करा है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। पहले बृहदेश्वर के मंदिर के बताइएगा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का और नाम जानिएगा पेरिया बाबू। पेरिया कोइल किसे कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पेरिया कोइल किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पेरिया कोइल किसे कहा जाता है, तो याद रखना बृहदेश्वर मंदिर को कहा जाता है, या बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर भी किसे कहा जाता है, तो हमेशा रखना बृहदेश्वर मंदिर को ही कहा जाता है, ठीक है। बड़ा मंदिर किसे कहा जाता है, तो याद रखना हमेशा बृहदेश्वर मंदिर को ही कहा जाता है बाबू, ठीक, याद रखिएगा। और बात इसका, अगर इसकी थोड़ा जानकारी प्राप्त करें तो ये किसके द्वारा, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना चोल शासक, जिसका नाम कौन था, राजा चोल शासक कौन था, चोल शासक के द्वारा किया गया था बाबू, ध्यान दीजिएगा, पहले चोल शासक के द्वारा किया गया था, चोल शासक के द्वारा किया गया था। चोल शासक में कौन थे, तो याद रखना राजा राज प्रथम द्वारा, ठीक है, राजा राज प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, राजा राज प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था बाबू, ठीक है। इसका समय क्या था, यानी कि शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखना 1003 में, ठीक है, 1003 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। लेकिन पूरा कब तक हुआ बाबू, याद रखना है 10,010 में, ठीक है, 10,010 ईस्वी में इसका पूरा हो गया काम बाबू, ठीक है, यानी कि ये इतने के मध्य में इसका शुरुआत हुआ था बाबू, ठीक है, लगा था बनने में मंदिर का टाइम बाबू, ठीक है। और पूछा जाए कि ये मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखना बाबू बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखना तमिलनाडु में स्थित है बाबू, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित, तो हमेशा लगाइएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। इसका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। जो भी तमिलनाडु बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, बाबर ने खालिस्तान बाबू नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया गया था जाता था जा सके, ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक, याद रखें तुलुगामा, तुलुगामा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा तुलुगामा हो जाएगा।
जो भी तुलुगामा लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा तुलुगामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बाबर द्वारा प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, पहले बताइएगा। बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो हमेशा रखना 1526 में। ये सवाल भी बनता है बहुत एग्जाम में, प्रथम युद्ध ज्यादा बनता है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखना 1526 में, ठीक है, याद रखना। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आरबीआई के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बताइएगा, ठीक है। क्या करा है, पहला ऑप्शन आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है, जी सही बात है बाबू, ये सही बात है, ठीक है। अगला क्या करा, आरबीआई सरकार का बैंकर है, जी हाँ सही बात है। अगला क्या करा, आरबीआई बैंकर का बैंक है, जी हाँ सही बात है। अगला क्या क्या, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, जी गलत बात है बाबू, कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं बजट वार्षिक बजट तैयार करता है, ठीक है, याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि गलत है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, क्वेश्चन देखकर भागना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। इससे ये सब एग्जाम में बहुत बार सवाल बनते हैं, ठीक है। क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस बाघ या अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया था, तो बताइएगा TX2, ध्यान दीजिएगा TX2 के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा इस सब सवाल पर, ठीक है। तो बताइएगा इस पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है, पीलीभीती बाघ अभयारण्य हो जाएगा, पीलीभीती बाघ अभयारण्य हो जाएगा, अभयारण्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीलीभीती बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है बाबू, ठीक, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाए पीलीभीती बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा T2X बाबू, ठीक है, TX2 बाबू, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा TX2 बाबू, ठीक है। एक और सवाल बनता है बाबू कि ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो हमेशा तक 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो अगला प्रश्न करा, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया था, बताइएगा फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया था, तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ईश्वर की छाया के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा ईश्वर की छाया के रूप में क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में सी क्या क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न करा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग को जवाब देना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है, जो भी बाल गंगाधर तिलक लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा जान लीजिएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य कब लिखा गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य कब लिखा गया था, तो याद रखना बाबू 1915 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में लिखा गया था, याद रखना है। कहाँ लिखा गया था, एग्जाम में पूछा जाए कि कहाँ लिखा गया था, तो हमेशा याद रखना बाबू, एग्जाम में पूछा जाए कि कहाँ लिखा गया था, तो हमेशा याद रखना बर्मा के मांडले जेल में लिखा गया था बाबू, ठीक है, बर्मा के मांडले जेल में लिखा गया बाबू, ठीक है, बर्मा के मांडले जेल में लिखा गया है, मांडले जेल में लिखा गया है, ठीक है, जेल में लिखा गया है, याद रखना बर्मा के मांडले जेल में लिखा गया है, ये याद रखना बाबू, ठीक है। ये सब पॉइंट जो भी बताते हैं ये याद रखना रहना, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था, तो हमेशा रखना बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कब लिखा था, तो याद रखना 1915 में। कहाँ लिखा था, तो याद रखना बर्मा के मांडले जेल में लिखा था, ठीक है, याद रखना ये सब पॉइंट को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न क्या है, कार्य किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक के
किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है तो बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण होगा जाएगा, ठीक है। जो भी बाष्पीकरण लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बाष्पीकरण लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू कि किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? वीवीआई प्रश्न बाबू, याद रखिएगा, जरूर इसे नोट पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। ये सब जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा देख कर नहीं दीजिएगा, ठीक है। बड़ा नहीं देखना, ठीक है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। छोटा नहीं पूछे, हल्का सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम क्या हो जाएगा? 2005 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 2005 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों के नुकसान पहुंचा सकती है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है, यानी कि 35 डिग्री से अधिक तापमान हो जाएगा, ठीक है। 35 डिग्री से अधिक तापमान यानी कि चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, याद रखना। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो लैटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? बताइएगा लैटेराइट मिट्टी में निम्न में से कौन सी ऑक्साइड की कमी होती है? तो सभी लोग इस प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सिलिकॉन होगा कि टाइटेनियम होगा कि एल्यूमिनियम होगा कि लोहा होगा? वीवीआई प्रश्न बाबू, याद रखिएगा ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा बाबू, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाए कि लैटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी से होती है? बताइएगा लैटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी से होती है? तो हमेशा रखना सिलिकॉन बाबू, ठीक है। सिलिकॉन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन की कमी से होता है, ठीक है। सिलिकॉन की कमी से होता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लास खत्म हो गया बाबू, आप लोग बताइएगा, यानी कि टोटल 21 प्रश्न था कि 20 प्रश्न था, मान लीजिए 20 प्रश्न दीजिए, ठीक है। 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कैसा सेशन लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए ओके और बाय।